ये ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन मैंने अभी पहले भी स्लाइड में बता दिया कि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको ब्रेक करना है, चाहे किसी भी स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल जो रिजर्वायर सोर्स है उस पर हम कैसे कर सकते हैं, जो पर्सनल हाइजीन है उसके थ्रू, या आइसोलेशन के थ्रू, क्वारंटाइन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं, या ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। या तो हम पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिजर्वायर है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हम उसी कोई मेडिसिन दे रहे हैं या IV की नवला उसको लगा रहे हैं या कोई भी उसकी केयर कर रहे हैं, तो जैसे हम केयर करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे जो हैंड्स है वो कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। तो दूसरे पेशेंट के पास जाने से पहले, उसको टच करने से पहले हमें अपने हाथ को सही तरीके से उसको वॉश करने हैं। तो वहाँ पे हम जो जॉम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शन एजेंट है, वहाँ पे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके बाद हम दूसरे पेशेंट के पास जाएंगे। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हम वहाँ पे उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। इसके अलावा व्हीकल जो मीन्स ट्रांसमिशन है उसको रोकना, ताकि फ्रॉम वेक्टर हो चाहे या मतलब व्हीकल हो, जो भी हो उसको मतलब उस पर वर्क कर देना ताकि वो ससेप्टेबल होस्ट तक ना पहुँचे। तो इसमें भी वही पर्सनल हाइजीन है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, एयर वाटर फूड या वेस्ट प्रोडक्ट जितनी भी है उसके ऊपर हम काम करना है। और ससेप्टेबल पर्सन या ससेप्टेबल होस्ट को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन के थ्रू भी कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम उसको वैक्सीनेट करवाएं तो इसके थ्रू भी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो एनहांस हो जाएंगे, एंटीबॉडीज़ उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो फिर अगर वो अगर उसको कोई एजेंट अगर एंटर भी हो जाते हैं तो फिर उसको वो नुकसान नहीं दे सकते। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है हमने अभी जो बात की कि तीन मेन हमने उसमें डिफ़ाइन की, तीन मेन प्रिंसिपल हमने डिफ़ाइन की कि किस तरह हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। जो उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या था कि मेजर टारगेटिंग द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, जो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है उसको टारगेट करना है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर अंडरटेकिंग डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिजर्वायर को। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वायर है उसके जो टाइप है उस पर डिपेंड करते हैं कि आया जो रिजर्वायर है वो क्या है। ठीक है, मतलब वो ह्यूमन है या एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है। अब जो रिजर्वायर है उसको हम किस तरह मेजर या टारगेट कर सकते हैं, दो ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिजर्वायर है वो कौन है। एक है स्क्रीनिंग और एक है डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, दो टाइप के टेस्ट हम करवाते हैं, एक को हम स्क्रीनिंग कहते हैं और एक को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग हम होल पॉपुलेशन के लिए करते हैं और ये हम हेल्थी पॉपुलेशन में करते हैं, मतलब कोई खुद कंप्लेन लेकर नहीं आते, एक पॉपुलेशन में हम जाते हैं और वहाँ पे हम स्क्रीनिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम पॉपुलेशन में जाते हैं और पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं सबके हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो हम इसमें फिर देखते हैं कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की कितने पेशेंट हैं और हेपेटाइटिस सी की कितने पेशेंट हैं। और एक होते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर एड्स है या फॉर एग्जांपल आपके जितनी भी डिजीज़ है, नमूनिया है, तो इसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं, या जो CBC है ये जब हम करवाते हैं तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है और ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसके थ्रू हम रिजर्वायर को क्या कर सकते हैं, हम उसको टारगेट कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है, सेपरेशन। जो वो पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है हम उसको आइसोलेट करते हैं, दूसरे जो हेल्थी पीपल है उससे हम उसको आइसोलेट करते हैं। तब तक हम उसको आइसोलेट करते हैं जब तक वो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ताकि जो डिजीज़ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन के थ्रू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये कैरी ना हो। तो आइसोलेशन में हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं फ्रॉम अदर हेल्थी पॉपुलेशन, और उसको एक खास टाइम और पीरियड के लिए, जिसको हम कम्युनिकेबिलिटी पीरियड कहते हैं, जो जिसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें जो इन्फेक्टेड एजेंट है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन, उस पीरियड के लिए हम उसको सेपरेट रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेशन।
क्वारंटाइन क्या है? क्वारंटाइन में हम लिमिटेशन पे आ जाते हैं, और जो लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम, मतलब जो हेल्थी पर्सन है उसके जो मोमेंट है, उसके जो मतलब रहने सहने के जो फ्रीडम है उस पे हम लिमिटेशन लगा देते हैं। वो आज़ादी से एक ख़ास पीरियड के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड, जिस तरह आइसोलेशन है तो आइसोलेशन में हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द हेल्थी पॉपुलेशन। लेकिन क्वारंटाइन में हम क्या करते हैं कि क्वारंटाइन में हम हेल्थी जो लोग हैं उसके रहने सहने, उसके मोमेंट पे हम जो है लिमिटेशन लगा देते हैं। वो इतनी आज़ादी से फिर नहीं घूम सकती। जिस तरह कोविड-19 था तो उसमें क्या हो रहा था, मतलब इसमें हर जगह पे लॉकडाउन 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 का क्या मतलब था? जो हेल्थी लोग हैं ताकि वो अपने घरों में रहें, वो बाहर ना आए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो उस उन लोगों तक न पहुंच सके। तो इसमें हम क्वारंटाइन करते थे। तो क्वारंटाइन में लिमिटेशन होते हैं फॉर द मोमेंट। जितनी भी उसको फ्रीडम है, जो इसका राइट है, जो लीगल राइट है, हम उस पर क्या करते हैं, हम उसको प्रोहिबिट करते हैं और हम उसको लिमिट करते हैं, ठीक है, ताकि ये डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आसानी से ये अच्छा, अब जो दूसरा प्रिंसिपल है उसमें हम टारगेट करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पहले डिस्कस की कि ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ये थ्रू वाटर, फूड या व्हीकल या वेक्टर, थ्रू इसके थ्रू भी हो सकते हैं। और डायरेक्टली अगर केसिंग की बात करें या जो है इंटरकोर्स की बात करें, सेक्सुअल कांटेक्ट की बात करें, टचिंग की बात करें, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जो वेक्टर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेफ वाटर सप्लाई, उस जो जितने भी इंडिविजुअल है हम इंश्योर करते हैं उसको फूड हाइजीन का ख्याल रखें, और स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो इससे पहले हमें उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि आया उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, ऑलरेडी वो डिजीज़ के साथ तो नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम किसी जो हेल्थी इंडिविजुअल है उसमें हेपेटाइटिस या एड्स या कोई HIV कोई भी डिजीज़ हो, हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसकी स्क्रीनिंग करें, ताकि फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन जो इन्फेक्शन एजेंट है वो हेल्थ इंडिविजुअल में पास ना हो। अब सेफ वाटर सप्लाई को हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं? या जो हमारे पास वाटर है उसको हम बॉयल कर सकते हैं, या इसमें हम कोई भी केमिकल ऐड कर सकते हैं लाइक क्लोरीन, या जो फिजिकल एजेंट है जितनी भी है, मतलब फॉर एग्जांपल फिल्टर लगाना, ताकि जो डस्ट हो या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उस फिल्टर से पास ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जो जो फोकल फीकल कंटेमिनेशन है ऑफ द वाटर, उसको प्रिवेंट करना है ताकि वो कंटेमिनेटेड ना हो फ्रॉम द फीकल। फूड हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं? जो वेजिटेबल है या फ्रूट है उसको हम वॉश कर सकते हैं। जितने भी यूटेंसिल्स है, बर्तन है कुकिंग के या ईटिंग के या ड्रिंकिंग के, हम उसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। जो मिल्क है हम उसको बॉयल कर सकते हैं। अगर मीट है तो हम अच्छी तरीके से उसको जो है कुक कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको पका सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये फूड हाइजीन में आ जाती हैं। अच्छा, अब मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ डिजीज़ काजेशन। ये कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मॉडल है कि डिजीज़ किस तरह काज होते हैं। मतलब डिजीज़ काजेशन के लिए कुछ थ्योरीज है, कुछ मॉडल है, जिसमें जॉन्स थ्योरीज है, जिसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है, व्हील ऑफ काजेशन है, वेब ऑफ काजेशन है। तो ये डिफाइन करते हैं कि एक डिजीज़ किस तरह काज होते हैं। तो उसको हम कहते हैं मॉडल और थ्योरीज ऑफ डिजीज काजेशन, जिसमें जॉन्स थ्योरी है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरीज है, व्हील्स ऑफ काजेशन है, एंड वेब ऑफ काजेशन है। तो अभी हम एक एक को जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जॉन्स थ्योरी किसने पेश की थी और इसका जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था। इसी तरह एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का मेन कंसेप्ट क्या है, व्हील ऑफ काजेशन का क्या है मेन कंसेप्ट, और वेब ऑफ काजेशन का मेन कंसेप्ट क्या है। तो आइए हम आगे जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। जॉन्स थ्योरीज ऑफ डिजीज, ये जो जॉन्स थ्योरी ऑफ डिजीज है ये प्रोपोज बाय जो रॉबर्ट कॉक और लुइस फॉस्टर, इन दोनों ने ये दिया था। ये कंसेप्ट इन दोनों ने दिए थे। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि जो जॉन्स थ्योरी है इसका कंसेप्ट किसने प्रोपोज किया था। तो ये रॉबर्ट कॉक और लुइस फॉस्टर, इन दोनों ने इसका ही कंसेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, एवरी ह्यूमन डिजीज इज caused by a microbe of germs which is specific for that disease
and one must be able to isolate the microbe from the disease human being। इसका ये कंसेप्ट है कि जितनी भी डिजीज काज होते हैं, मतलब जितनी भी ह्यूमन डिजीज है, हर एक डिजीज के लिए मतलब माइक्रोब्स और जर्म्स के अलावा मतलब जितनी भी डिजीज काज करते हैं तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है दिस इज माइक्रोब्स और जर्म्स। तो इसीलिए उसको जर्म्स थ्योरी कहते हैं। इसका यही कंसेप्ट था कि मतलब जितनी भी डिजीज काज होते हैं तो इसमें जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एजेंट होते हैं दीज आर माइक्रोब्स और जर्म्स। मतलब माइक्रोब्स और जर्म्स के बगैर डिजीज काज नहीं हो सकते। और इसका ये कहना था कि हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक जर्म्स या स्पेसिफिक माइक्रोब्स हैं और वो उसी स्पेसिफिक डिजीज को काज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि जितनी भी डिजीज है वो काज करते हैं जर्म्स, यानी जितने भी जर्म्स है या माइक्रोब्स है वो डिजीज को काज कर सकते हैं। और फॉर द स्पेसिफिक डिजीज इज अ स्पेसिफिक माइक्रोब्स इज अवेलेबल, और ये स्पेसिफिक माइक्रोब उस स्पेसिफिक डिजीज को काज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मतलब जितनी भी डिजीज काज होते हैं वो माइक्रोब्स और जर्म्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जो वेब ऑफ कॉजेशन है, वेब ऑफ कॉजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि मतलब किस तरह ये डिजीज़ जो है वो काज होते हैं। तो इसका कंसेप्ट बहुत इजी है। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि किसी एक डिजीज़ के लिए मतलब किसी भी अगर कोई डिजीज़ है तो इसके लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम जर्म्स थ्योरी की बात करें तो उसमें तो उसने सिर्फ माइक्रोब्स को ही रिस्पॉन्सिबल कंसिडर कर दिया था कि मतलब जितनी भी डिजीज काज होते हैं तो इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माइक्रोब्स की है। लेकिन जो वेब ऑफ कॉजेशन है ये उससे अपोजिट है। ये कह रहे कि नहीं, कोई सिंगल जो फैक्टर है वो डिजीज को काज नहीं करते, यानी मतलब मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो डिजीज को काज करते हैं। मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो डिजीज को क्या करते हैं, काज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख, अगर ये है ओबेसिटी, ठीक है, और ये है हमारे पास स्ट्रोक फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, डिजीज है। अब ये स्ट्रोक और ओबेसिटी ये किसी एक फैक्टर की वजह से डेवलप नहीं हो रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ फैक्टर है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ऊपर इफेक्ट करके ये ओबेसिटी या स्ट्रोक को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या हार्ट डिजीज। फॉर एग्जांपल देख, ये डाइट है, तो डाइट अगर आप ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ले रही हैं तो ओबेसिटी हो सकते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, फिजिकल इनएक्टिविटीज़ है तो ओबेसिटी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से हार्मोन में चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोन चेंजेस की वजह से ओबेसिटी हो सकते हैं। इसी तरह हेरिडिटी में जो है ओबेसिटी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देख ये सारी चीज़ें देख, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़, हेरिडिटी, ये हाइपरटेंशन पे भी हाइपरटेंसिव, ये सारे जो है हाइपरटेंसिव डिजीज़ इस पे इफेक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली फिर आके स्ट्रोक पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये देख एक दूसरे के साथ ये लिंक है। अगर स्ट्रेस, डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, हेरिडिटी, HTN, ये सारी जो है ना स्ट्रोक की तरफ जो इंडिविजुअल है उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, इसमें ओबेसिटी भी इन्वॉल्व है, उसमें स्मोकिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग जो इरेगुलरिटीज है वो भी इन्वॉल्व है, उसमें हार्ट डिजीज़ भी इन्वॉल्व है, उसमें हार्मोन भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, किसी डिजीज़ को काज करते हैं। मतलब ए डिजीज़ के लिए सिर्फ ओनली सिंगल फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक है तो स्ट्रोक किस तरह होता है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है, फॉर एग्जांपल अगर हार्मोनल चेंजेस आ जाए, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो इसकी वजह से क्या होंगे कि जो कार्डिक एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हो जाएंगे, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होंगे, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, मतलब हाइपरटेंशन हो जाएंगी, हाइपरटेंशन की वजह से जो स्ट्रोक है वो हो सकते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में क्या होते हैं, स्ट्रेस में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। अगेन अगर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे तो जो कार्डिक एक्टिविटी है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होंगे, जिससे HTN होंगे। इसी तरह अगर डाइट है, अगर सोडियम डाइट ले रही है कोई, या बहुत ज़्यादा अगर जो लिपिड वाली है या बहुत ज़्यादा फैट वाली डाइट ले रही है
तो इससे क्या होंगे, इससे भी अगेंस्ट वही जो बीपी है वो इंक्रीज होंगे बीपी, क्योंकि अगर डाइट ज़्यादा लेंगे तो इससे क्या हो सकते हैं, एडीएच हार्मोन जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है कि ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो यूरिन है, मतलब उसको एंटी डायरेटिक का मतलब यह है कि डायरेसिस नहीं करवाना, मतलब जो रिटेन करते हैं वाटर को किडनी में। ठीक है, तो इससे क्या होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हाइपरटेंशन होगी, बीपी इंक्रीज होगी तो फिर स्ट्रोक हो सकते हैं। अगर फिजिकल इनएक्टिविटीज़ है तो उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से जो है एचटीएन हो सकते हैं, एचटीएन की वजह से दोबारा स्ट्रोक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी जितने भी फैक्टर है ये इंटरलिंक है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ, दूसरा तीसरे फैक्टर के साथ, और ये सारे जो है इफेक्ट करते हैं और किसी डिजीज को काज करते हैं। इसका मतलब है ये है वेप ऑफ कंजेशन कि ओनली वन या सिंगल factor is not responsible for the causing of disease. There are multiple factor involved in causing of a disease। उसमें जो है कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और डिजीज को क्या करते हैं, काज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस स्लाइड में हम देखें तो इसमें फिर उसको फर्दर जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जो मैकमोहन एंड फोग ने ये थ्योरी दी थी एपिडेमियोलॉजिकल वेब ऑफ कंजेशन, और इसमें क्या है कि द वेरियस फैक्टर, फॉर एग्जांपल अगर हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है या स्मोकिंग, हाइपरटेंशन है, लाइकली एन इंटरेक्टिंग वेब ऑफ अ स्पाइरल, ईच फैक्टर हैज इट्स ओन रिलेटिव importance in the causing of a final departure from the state of a health as well as interact with other modifying the effect of each other। देख ये तो ये है कि ये जितने भी फैक्टर हैं एक तो एक दूसरे को भी मॉडिफाई करते हैं, एक फैक्टर की वजह से जो है ना दूसरा फैक्टर मॉडिफाई हो जाते हैं और दूसरे के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और वो किसी डिजीज़ को काज करते हैं। मतलब कोई सिंगल जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द काजिंग ऑफ डिजीज़। द व्हील ऑफ काजेशन क्या कहते हैं, द व्हील ऑफ काजेशन ये कहते हैं कि मतलब एक व्हील है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हील है। द व्हील ऑफ काजेशन थ्योरी जो है ये जो एजेंट ये जो थ्योरी थी इससे पहले डी एम्फेसाइज द एजेंट्स एज द सोल काज ऑफ डिजीज। The theory visualized the human disease in the form of a wheel which has a center hub representing the genetic components and the peripheral portion representing the environments। जो व्हील थ्योरीज है इसमें एक ये हमारे पास आउटर जो लेयर है आउटर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एनवायरनमेंट को। जो तीन मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है और फिजिकल। ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है। और जो इसके हब है सेंटर बीच में जो हब है ये रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट को या जेनेटिक कोड को, ठीक है। अब ये जो एनवायरनमेंट है और ये जो हब है जहाँ पे होस्ट है, होस्ट एंड दियर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल एज है, इम्यूनिटी है, ठीक है, उसके ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं होस्ट में, होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में। और ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है और फिजिकल एनवायरनमेंट है। ये दोनों यानी होस्ट और ये एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली ये इंटरेक्शन में है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर जो जेनेटिक कोड है यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंडिविजुअल यंग एज पे है, ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी क्या होंगी, एनहांस होगी। अगर ये इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप है, वेल डेवलप है, ठीक है, एनहांस है। अगर वो वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, मतलब उसको वैक्सीन हो चुके हैं, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्ट होंगी। मतलब ये डिज़ीज़ बहुत यानी आसानी से फिर उसको डिज़ीज़ काज नहीं हो सकते। इसी तरह ये एनवायरनमेंट, अगर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर जो बाहर एनवायरनमेंट है उसमें अगर ससेप्टेबल एनवायरनमेंट है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, ये चीज़ें ज़्यादा है,
तो ज़्यादा चांसेस है कि डिज़ीज़ उसको हो जाए, क्योंकि दोनों इंटरेक्शन में है, जो ह्यूमन होस्ट है वो और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में है। जिस तरह कोविड-19 में किया कि हर जगह मतलब जहाँ भी डिज़ीज़ थी तो वहाँ पे फिर क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया था क्योंकि वहाँ की जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट था वो कंटामिनेटेड था, मतलब आसानी से वहाँ की सारी जरासीम जो मेन माइक्रोब्स है वहाँ पे पाई जाती थी और आसानी से जो हेल्थी इंडिविजुअल है उसमें ट्रांसफ़र हो सकती थी। सो दैट्स वाई लॉकडाउन और ये चीज़ें लगाई गई थी। इसी तरह सोशल एनवायरनमेंट मतलब आपकी जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, आपकी जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है, अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो मतलब कि डिज़ीज़ आसानी से काज नहीं होंगी, अगर नहीं है तो डिज़ीज़ आसानी से काज होंगी। फिज़िकल एनवायरनमेंट में हमारे पास अगर कोई भी ऐसी चीज़ हीट हो कि ठीक है जिससे नॉइस हो, अगर ये चीज़ें ज़्यादा है तो आसानी से डिज़ीज़ काज होंगी। अगर ये नहीं है, एनवायरनमेंट बिल्कुल कम है तो भी डिज़ीज़, मतलब ये है कि इसमें एनवायरनमेंट और होस्ट कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है, तो ये या तो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं या नेगेटिव इफेक्ट। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो इंडिविजुअल विल बी हेल्थी, अगर नेगेटिव इफेक्ट है इसके ऊपर तो द इंडिविजुअल विल बी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। ठीक है, ये 3 टाइप की जो मेन एनवायरनमेंट की 3 टाइप्स है, 3 एस्पेक्ट हैं, 3 कंपोनेंट है जिसको हमने डिवाइड किया है कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड जो थ्योरी है, द बेस्ट नोन बट मोस्ट डेटेड मॉडल ऑफ डिजीज़ कम्युनिकेबल एज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ये मतलब बहुत ज़्यादा पुराने अगर हम बात करें तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड उसमें आते हैं, बहुत ओल्ड थ्योरीज में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन अमॉन्ग ट्रेड थ्योरी। हम ये बताते हैं ना कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक है होस्ट, ठीक है, होस्ट। एक होंगे हमारे पास एजेंट, सही है, और एक होगी हमारे पास एनवायरनमेंट। इन तीनों की इंटरेक्शन से डिज़ीज़ काज होते हैं। अगर एजेंट नहीं है तो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर एजेंट जो है वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो अगर ग्रोथ नहीं कर सकेंगे तो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। अगर होस्ट नहीं है, ससेप्टेबल होस्ट नहीं है, ठीक है, अगर तो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड सिंपली ये डिफ़ाइन करते हैं कि मतलब डिज़ीज़ के लिए इन 3 चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होना लाजमी है कि एजेंट हो, होस्ट हो, एनवायरनमेंट हो, और इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन हो, तब जो है ना एक डिज़ीज़ काज होगी। ठीक है, ये वही अगेन है, देख यहाँ पे होस्ट है, यहाँ पे एजेंट है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है, और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है। अगर ये इंटरेक्शन ना हो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं होगी। अगर एजेंट है, एनवायरनमेंट नहीं है तो डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। अगर एजेंट भी है, एनवायरनमेंट भी है, बट होस्ट नहीं है, ससेप्टेबल होस्ट, तो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। अगर होस्ट है, एनवायरनमेंट है, एजेंट नहीं है तो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर एजेंट भी है, होस्ट भी है, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं हो सकती। मतलब इन तीनों का इंटरेक्शन आपस में होना लाज़मी है फॉर काजिंग ऑफ डिज़ीज़। ठीक है, ये दोबारा कह रही है कि यहाँ पे देख, यहाँ पे हमारे पास पैथोजन है, यहाँ पे पैथोजन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे ससेप्टेबल होस्ट है, तब ये डिज़ीज़ काज होंगे। अगर पैथोजन नहीं है, ठीक है, और ये दोनों है, फिर भी डिज़ीज़ काज नहीं होगी। अगर पैथोजन और एनवायरनमेंट है लेकिन ससेप्टेबल होस्ट नहीं है, जो लोग हैं वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, उसको वैक्सीन लगा चुके हैं, हम वैक्सीनेटेड है, ठीक है, तो उसको तो ये डिज़ीज़ नहीं हो सकता। हालांकि पैथोजन भी है, एनवायरनमेंट भी है, लेकिन फिर भी अगर ससेप्टेबल होस्ट नहीं है तो ये डिज़ीज़ नहीं हो सकती। तो इट्स मीन कि दिस इज़ द इंटरेक्शंस ऑफ दीज 3 जो पैथोजन है, एनवायरनमेंट है और ससेप्टेबल होस्ट है, इसके आपस में जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से डिज़ीज़ काज हो सकते हैं। अगर इसमें एक भी नहीं है तो फिर डिज़ीज़ जो है वो काज नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पास अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस किस तरह हो सकते हैं।
पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो एजेंट है माइकोबैक्टीरियम, उसका होना लाजमी है। अगर माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, तो इसके लिए फिर एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होना चाहिए? क्राउडिंग, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हों, क्योंकि ये थ्रू एयर जो है फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये हो सकते हैं। अगर क्राउड है तो मतलब ये आसानी से वहाँ भी ये ट्रांसमिट होगी, अगर क्राउड कम है तो आसानी से ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरह पोर वेंटिलेशन, ठीक है, अगर वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, आप किसी रूम के अंदर रह रही है इस पर्सन के साथ जो ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस के साथ है, तो ये आसानी से आपको मतलब लग सकते हैं। और बेड सैनिटेशन है, अगर ये तीनों चीज़ ही है तो इट्स मीन दिस इज़ अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द माइकोबैक्टीरियम। और इसके तरह ये अब होस्ट में क्या होनी चाहिए कि पुअर न्यूट्रिशन हो, ठीक है, कंकरेंट डिजीज़ हो और लो इम्यूनिटी हो। अगर इम्यूनिटी लो है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मतलब ये कि ये प्योरेबल एनवायरनमेंट और ये ससेप्टेबल होस्ट, ये दोनों भी मौजूद हैं। माइकोबैक्टीरियम जो टीबी के एजेंट है ये भी मौजूद है। इन तीनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से फिर क्या हो जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। ठीक है, ये अगेंस्ट वही है कि एनवायरनमेंट, होस्ट और एजेंट, इन तीनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से डिजीज़ क्या हो सकते हैं? काज हो सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट। अब डिजीज़ एजेंट कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ना कि हमारे पास एजेंट हो, तो डिजीज़ एजेंट कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल में जो इन्फेक्शस एजेंट है हमारे पास, जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें आती हैं। केमिकल हैं, केमिकल में जो एयर वो पॉल्यूशन है या टॉक्सिक है, ठीक है, या जो मतलब वेस्ट से टॉक्सिक वेस्ट है, ये सारी चीज़ें केमिकल में आ जाती है। फिज़िकल में नॉइस है, हीट है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे क्या है? डिजीज़ काजिंग एजेंट हैं। मैकेनिकल में भी हमारे पास है, जिस तरह एक्सपोजर टू क्रोनिक फ्रैक्शंस एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस में रिजल्ट काजिंग या टीयरिंग द स्प्रिंग, डिसलोकेशन या इवन डेथ जो है वो काज कर सकते हैं, ठीक है। सोशल में भी हमारे पास काजिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, एक्सेस टू द हेल्थ केयर, सोशल आइसोलेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल एजेंट में। होस्ट में क्या है? होस्ट में कौन सी चीज़ें हम वो करेंगे, कंसिडर करेंगे? होस्ट फैक्टर रेफर टू द फैक्टर दैट मेक इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को ससेप्टेबल बना देते हैं फॉर द इलनेस के लिए। उसमें क्या है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी की, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सोशो इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और लाइफ स्टाइल है। एनवायरमेंटल में हमारे पास तीन टाइप के उसके एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल है और साइको सोशल है। देख यहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो जो मोस्टली, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें अक्सर वेक्टर कैरी करते हैं एजेंट को होस्ट तक, ठीक है। तो वेक्टर जो है दिस इज अ व्हीकल जो कैरी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जो इन्फेक्शन एजेंट है होस्ट तक, यानी ये उसकी कैरी में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये होस्ट है, ये एनवायरनमेंट है और ये एजेंट है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मस्किटो एंड ट्रांसमिशंस ऑफ मलेरिया, नॉट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ रिक्वायर अ वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। हर एक माइक्रो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके लिए वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने कहा ना कि एजेंट, ये एजेंट जो मॉस्किटो है एज अ वेक्टर, ये काम करके उसको लेकर आई किस तक? होस्ट तक, जो ससेप्टेबल होस्ट है, और फिर वहाँ से डिजीज़ काज होंगी। अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट की बात करें तो द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी वाज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड बाय लेवल एंड क्लॉर एंड एक्सप्लेनिंग द नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन फॉर ऑब्टेनिंग सच डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हम बात करें तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव थ्योरीज
कि क्योंकि उसमें एजेंट भी है, इसमें होस्ट भी है, एनवायरनमेंट भी है, और हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर हम एजेंट को प्रिवेंट करें तो डिजीज़ नहीं होंगे, अगर हम जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसको ख़त्म करेंगे तो डिजीज़ नहीं होंगे, अगर जो ससेप्टेबल होस्ट है उसको अगर हम वैक्सीनेट करें तो ये डिजीज़ नहीं होंगे। मतलब हम किस तरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत डिटेल से बताया गया है। लेकिन इसमें अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये है कि उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में तो उसने बता दिया है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया है कि मतलब अगर AIHD है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, तो वो किस तरह काज होते हैं, या अगर कोई रोड एक्सीडेंट है तो वो किस तरह होते हैं। मतलब उसमें जो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट ये चीज़ें नहीं होते। IHD है तो IHD में ये चीज़ें तो इस तरह डिफाइन नहीं की गई है, या अगर रोड एक्सीडेंट है तो दिस इज़ अ वेरी गुड थ्योरीज फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज़। बट अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को इतने कवर नहीं किए इसने। तो होपफुली इट वाज ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल डिजीज़, और इसके जितने भी जो मोस्ट कॉमन ट्रॉपिकल डिजीज़ थे उसको भी हमने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, फिर जो चेंज ऑफ इन्फेक्शन है उसको भी हमने डिस्कस किया है, फिर वेक्टर क्या है, व्हीकल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल्स इसमें डिस्कस किया है। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे उसको। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या फर्दर अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में हमें सजेशन भी दे सकते हैं, और वी विल ट्राई कि आपकी जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 3rd यूनिट कल से हम स्टार्ट करेंगे फैमिली सेंटर केयर। ठीक है, और जब ये 3rd यूनिट हम ख़त्म करेंगे तो इसके बाद जितने भी 3 यूनिट अभी तक हम कर चुके हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जिसमें इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, और जो फैमिली सेंटर केयर होंगे, तो ये तीनों के हम MCQs बनाएंगे। इस MCQs को फिर ग्रुप में शेयर करेंगे, और आप लोग जो कमेंट्स सेक्शन है उसमें आप लोगों ने हमें फिर उसकी फ़ीडबैक देनी है, ताकि हमें इससे ये अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई सजेशन है, कोई मतलब आप लोगों की कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि नहीं उसको किस तरह हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और हम उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर watching Anwar Nursing Coaching Academy. Thanks for again.